सभी तमाम दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान का पार्ट है जिसे एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। एटम मतलब होता है परमाणु। परमाणु। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक। तो पहले हम इसे पहले तोड़ते हैं। पहले एटम, तो सबसे पहले इसको हिंदी में तोड़ते हैं। परम जोर अणु। परम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और अणु का मतलब होता है कण, छोटा कण, सबसे छोटा कण। इसका मतलब क्या होता है? छोटा कण। छोटा कण मतलब ये हुआ सबसे बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा कण को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? परमाणु कहेंगे। कोई दिक्कत? अब समझते हैं इस परमाणु का जो खोज जो है किसने किया था। तो परमाणु का खोज जो किया था वो क्या था? क्या? जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक। तो परमाणु की खोज किया था कौन? जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने ये कहा कि परमाणु, परमाणु क्या ध्यान देखो, समझते पहले। ये इसका नाभिक होता है, ये इसका कक्षा कहलाता है। ये है, तो ये इसका नाभिक है। क्या है ये? नाभिक, न्यूक्लियस। और ये जो है ना, यहां से यहां ना, ये क्या कहलाता है? ये पूरे क्या कहलाता है? ये इसका कक्षा कहलाता है। ये होता है KLMN, इस तरह का होता है ये। और ये यहां से लेके क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? परमाणु। नाभिक, न्यूक्लियस कहलाता है ये। तो उन्होंने ये कहा था कि परमाणु का ये नाभिक जो होता है ना, नाभिक केंद्र, सेंटर होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? का समावेश होता है। और ये परमाणु का सारा जो है ना, जो भार जो होता है वो केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। और इसके ये देखो, ये है ना, ये छोटा छोटा सा ये छोटा छोटा जितने भी है, ये सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये नाभिक के है ना, ये जो नाभिक के ऊपर क्या है, ये कक्षा है ना, इन कक्षाओं के चारों ओर क्या कर, ये घूर्णन गति करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। मतलब ये हुआ कि नाभिक के, किसी परमाणु का नाभिक का है ना, जो केंद्र में होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नाभिक का केंद्रीय भाग में P+N होता है। क्या होता है? P+N होता है। और सारा परमाणु का जो भार होता है वो कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। तो यहां बोल सकते हैं परमाणु का केंद्रीय भार P+ क्या होता है? N होता है, जिसे न्यूक्लियॉन कहा। क्या कहा था? जिसे क्या कहा? जिसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो परीक्षा में यह सवाल रहता है कि इनमें से कौन सा पार्ट, जो पार्टिकल जो होता है ना, कण जो होता है, वो न्यूक्लियॉन का भाग होता है या फिर नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से जब नाभिक का केंद्रीय भाग में जो P और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, इसका मतलब इसका केंद्र में जो होता है तब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तब समझ में आया ना? इसका मतलब ये हुआ, तो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तब कि प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब कि न्यूक्लियॉन में जो कण होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, तब इलेक्ट्रॉन तब नहीं होगा तब इसके अंदर में।
न्यूक्लियन में। तो मतलब सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन सा कण न्यूक्लियन का भाग है या फिर कौन सा कण न्यूक्लियन का भाग नहीं है। यदि भाग है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और भाग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, कक्षा में घूमते रहता है। ठीक है ना। इसमें यह पूछता है कि तो ये परमाणु है ना, तो परमाणु का अस्थायी कण जो होगा कौन कौन सा बता तो, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये तीनों क्या कहलाएगा, अस्थायी कण कहलाएगा। अब यहाँ पर ये कहलाता है कि परमाणु है ना, ये परमाणु का जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है, तो किसी भी परमाणु का ऊर्जा है ना बिल्कुल अस्थायी होता है, मतलब नियत होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस परमाणु में जितने भी ऊर्जा होंगे तो परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट होता है, इसका जो एनर्जी होगा एटम का वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब हम लोग इसका मतलब ये नाभिक का त्रिज्या और ये परमाणु के त्रिज्या के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि परमाणु का साइज बड़ा होता है या फिर नाभिक का साइज बड़ा होता है, उसका फिर समझेंगे परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या समझेंगे। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक परमाणु का क्या कहलाता है, ये पूरे जो है ना ये क्या कहलाता है, परमाणु, अर्थात इसे एटम कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से ये है ना, ये वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, ये वाला भाग नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है ये, न्यूक्लियस, नाभिक कहलाता है, समझे ना। अब इनमें से बड़ा कौन होगा, तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये है ना, ये परमाणु जो होता है यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या होता है, और नाभिक का जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, नाभिक का त्रिज्या कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, परमाणु का त्रिज्या कहलाएगा। तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर लिख सकते हैं नाभिक का आकार परमाणु से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। उसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ तब, तो परमाणु का आकार नाभिक से बड़ा होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं माप इनका है ना, ये परमाणु की त्रिज्या और ये नाभिक की त्रिज्या का मापन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग हर एक चीज को माप सकते हैं। तो देखते हैं ये नाभिक के कैसे मापते हैं और ये परमाणु की त्रिज्या को कैसे मापते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले परमाणु को नापते हैं। परमाणु की त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो परमाणु की त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम में मतलब कि ए पर जीरो लगाते एंगस्ट्रॉम कहलाता है, या एक एंगस्ट्रॉम जो होता है इसे माप सकते हैं किसमें, 10⁻⁻10 मीटर में माप सकते हैं इसको। किसमें, 10⁻⁻10 मीटर में माप सकते हैं। उसी तरह से आप नाभिक की त्रिज्या, किसमें, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का माप, जो नाभिक की त्रिज्या का जो माप जो होगा कितना होगा बोलो बताओ तो नाभिक की त्रिज्या का माप जो होता है वो होता है 1 फर्मी। क्या होता है, 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब दिखाई दे रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मान होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होगा, और यहां से यहां तक का जो मान होगा इसका मान क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब दोनों के त्रिज्याओं में अंतर निकालते हैं। अंतर, परमाणु की त्रिज्या एवं परमाणु की त्रिज्या एवं नाभिक की
त्रिज्या का अंतर, देखो ये वाला माइनस ये वाला है ना, इतना नहीं बचा है, अंतर कितना का है 10 टू दी पावर माइनस 15 और माइनस 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, मतलब 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर। तो पूछता है परमाणु का नाभिक की त्रिज्या का जो मान कितना होगा 10 पर पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या का मान कितना होगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस 15 मीटर को फर्मी बोलते हैं, और 10 पर पावर माइनस 10 मीटर को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। उस तरह से इन ये परमाणु और ये परमाणु हो गया और ये त्रिज्या हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक का त्रिज्या। तो ये परमाणु की त्रिज्या और ये नाभिक की त्रिज्या का अंतर जो होगा 10 पर पावर माइनस कितना होगा 5 होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत? चल ठीक है, लिखिए इसको। देखो ये क्या 10 पर पावर माइनस 15 और ये क्या 10 पर पावर माइनस 10, इसे कैसे मापते हैं? मतलब इसमें ये 1/10 पर पावर 15, मतलब ये हुआ कि इस एक का हिस्सा के 10 पर पावर 15 हिसाब लगाइए, इसको जोड़िए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब मील, इतना है। मतलब एक का इतना भाग, तो इसे आप ऊपर कीजिएगा ना तो 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर हो जाएगा। इतना है, एक का इतना भाग है, समझो कि कितना छोटा है ये, समझे ना, बहुत छोटा होता है। अब इस परमाणु से संबंधित सबसे जो सटीक व्याख्या क्या है ना, और खगोल के अंदर से मतलब और सारा चीज जो है इसके बारे में जानने की कोशिश किया, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम उसका नाम है? जॉन डाल्टन। ये देखिए आप, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। इसके अनुसार तो इन्होंने सबसे पहली बात समझे, तो इन्होंने किस का आविष्कार किया, खोज किया? तो इन्होंने पहले प्रोटॉन का खोज किया। ये कहा कि मतलब किसी भी परमाणु का नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के जो चारों ओर जो लगा कोई इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन्होंने सोचा कि इसके बारे में बहुत ही विस्तार से व्याख्या किया जाए कि नाभिक आखिर है क्या चीज, इसमें कुछ और भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस परमाणु का सबसे सही व्याख्या किसने किया था। तो इसका जो व्याख्या किया था परमाणु का, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो पहले सबसे पहले साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड आए। उन्होंने सबसे पहले इस परमाणु पर अल्फा किरणें को इस पर दिया, उसके बाद गामा किरण में दिया। तो गामा किरण इसलिए दिया यहाँ पे क्योंकि गामा किरण का भेदन क्षमता क्या सबसे अधिक होता है। तो इन्होंने इस पर अल्फा और गामा किरण जब प्रभावित किया, तो इस पर देखते हैं किन किन चीज़ों का इन्होंने सृजन कर दिया, मतलब निर्माण कर दिया कि मतलब कि नाभिक के अंदर में, परमाणु के अंदर में कौन कौन सा चीज़ जो होता है रहता है। देखते हैं। तो ये एक सोना का चादर है। किसका है? सोना का चादर है, पतला पतला पत्थर है, सोना का, स्वर्ण का है। तो इस पर इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण को दिया, कोर पहले साइड दिया, मतलब कोर साइड में, मतलब और साइड में दिया, इस और इस और दोनों साइड में दिया। तो देखा गया कि जब इस पर जब किरणें को जब प्रसारित किया ना, तो अधिकांश किरणें क्या हो रहा है, लगभग 90% किरणें क्या हो रहा है कि इस पार से उस पार प्रसारित हो रहा है। देख रहे हैं ना, लगभग 90% किरणें क्या हो गया, इस पार से उस पार क्या हो गया, प्रसारित हो। लगभग 90% रे जो होता है, 90% किरणें इस पार से उस पार क्या हो गया, प्रभावित हो गया। तो बस तब उन्होंने क्या किया कि चलो लगता है, किसका लगता है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। तो इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इस आधार पर जब किरणों को प्रसारित किया ना,
तो मतलब क्या, इस पार से उस पार जब होने लगा तो इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है। उसके बाद फिर जब हल्का सा जब अंदर किरणें जब फिर से प्रभावित किया तो कुछ किरणें क्या हुआ कि विचलित हो गया। क्या हो गया? विचलित हो गया। इधर से विचलित हो गया और इस पार से कुछ किरणें क्या विचलित हो गया और इस ओर से भी किरणें क्या हो गया, विचलित हो गया। इसका मतलब उन्होंने कुछ और दिमाग लगाया होगा तब इसके नाभिक में, मतलब कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ किया। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ किरणों को लगभग 9% किरणें इस ओर ढकेल दिया और उस ओर ढकेल दिया। तब उन्होंने क्या किया कि इसके परमाणु के बीच बीच में एक किरण को प्रसारित किया, तो इसका बीच से भी एक किरण क्या हुआ, वापस लौट गया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि परमाणु का केंद्र जो होता है पॉजिटिव होता है तब, क्योंकि अल्फा किरण पॉजिटिव जब होता है तो इस पर जब प्रसारित किया, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि समान आवेश पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और वो समान आवेश पर क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। ठीक, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, और बीच वाला भाग क्या होता है, ठोस होता है। ठोस बोले मतलब क्या, बीच वाला क्या पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तब मतलब धनात्मक होता है। ठीक, तो उन्होंने इतना सारा चीज सिद्ध करके दिखाया कि 1% जो किरण है ना, 1% किरणें वो वहां पर केंद्र में लग करके वापस रिटर्न हो जाता है। तो इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इन्होंने बस इतना ही रिसर्च करके इनको क्या किया, छोड़ दिया। अब देखिए, इसके बाद दूसरा कोई साइंटिस्ट आता है, इसी का अगल बगल का आजू बाजू वाला दोस्त वगैरह सब है, इन्हीं के बाद आता है। देखते हैं उन्होंने इस पर और भी खकोर कर गहन अध्ययन किया, समझ में आया ना। तो वो था गोल्डस्टीन। क्या था वो? गोल्डस्टीन था। गोल्डस्टीन ने इस पर और भी जाके व्याख्या किया, है ना। मतलब जैसे ये हो गया कि दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाली बात यहां पर हो गया। तो गोल्डस्टीन गुजवा था बिल्कुल, ये भी तो बेवकूफ था रदरफोर्ड। इसको और थोड़ा सा व्याख्या करना था इसमें, ताकि इसमें और कुछ निकाले। तो इनका नाम क्यों था, इन्हीं का नाम हो जाता। तब इन्होंने गोल्डस्टीन जो जब इस पर देखा कि तो प्लस अंदर देखा यहाँ पे, तो इन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया कि इसके कुछ, इसमें और कुछ है। क्या है इसमें और कुछ है। तो उसको ऐसे निकाल के उसको दिखा रहा है, ये रे गोल्डस्टीन रदरफोर्ड का ये क्या है। नाभिक तो नहीं है, बोला नाभिक नहीं है, ये अलग सा चीज है। कौन सा चीज है? तो इन्होंने जो दिखाया उसका नाम क्या था, बोलता हूं, प्रोटॉन था। क्या था? प्रोटॉन था। तब इन्होंने इसी के द्वारा बनाए हुए, है ना, इस रिसर्च पर अध्ययन कर प्रोटॉन की खोज की। लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन इसका जो नामकरण जो हुआ ना, नामकरण तो रदरफोर्ड। तो इसका नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। समझ गए ना। अब इतना में ही लिख करके ये भी साइलेंट हो गया, समझ में ना। तो ये बेचारा भी जब ये भाई साहब कुछ देर तक इस पे, मतलब कुछ समय तक और अध्ययन करता, तो ये प्रोटॉन का नाम भी इसके नाम के साथ जुड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बस इतना में सीमित कर दिया। अब ये गोल्डस्टीन आया तो इसको और कुछ अध्ययन करना था, बस ये क्या इसी में ही इसको छोड़ दिया। अब देखो एक तीसरा बेवकूफ आता है, तो ये भी बोला, जब प्रोटॉन जब निकाल दिया ना, तो ये भी कहा कि देखो भाई, हम भी साइंटिस्ट है, हम भी एक चीज का जो है मतलब खोज कर निर्माण कर, उसका नामकरण भी कर दिया, खोज भी हो गया। तो ये भी साइंटिस्ट बन गया। उसके बाद जब अब आता है जे थॉमसन। क्या आता है? जे
थॉमसन। कौन आता है? जे थॉमसन आता है। अब इन्होंने इस पर और व्याख्या किया, ठीक है। तो ये क्या करने, जे थॉमसन, इन्होंने इस पर केंद्र पर व्याख्या नहीं किया। केंद्र की ओर व्याख्या इन्होंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको पता था कि केंद्र को लोग व्याख्या कर चुका है। तो इन्होंने और इस पर और और खखोर कर देखने लगा इसको, खोज करके। तो इसके चारों ओर जो होता है कुछ ना कुछ दौड़ रहा दिखाई दे रहा है। तो अब ये इन लोगों को बोले ये क्या है, प्रोटॉन है? नहीं, प्रोटॉन तो नहीं है। क्या नाभिक है? ये भी नहीं है। तब इन्होंने कहा कि ये और ये चारों ओर जो घूम रहा है ना, तो ये क्या है बोलो, तो बस ये क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी बोला कि तुम साइंटिस्ट बन गए, ये भी साइंटिस्ट बन गया, अब हम भी तो किसी का खोज कर लिए, तो हम साइंटिस्ट कहलाए। चलो, तो इनको भी होता है एक साइंटिस्ट का उपाधि मिल गया। समझ में आया ना? चल ठीक है। अब देखिए, इन तीनों के अतिरिक्त एक और आता है, जेम्स चैडविक। चौथा नंबर कौन आता है? जेम्स चैडविक। कौन आता है? जेम्स चैडविक। इन्होंने आकर इस पर और भी गहन अध्ययन करने लगा और दिखाने लगा इस पर और कुछ है क्या, देखो खोजो इसमें। तो खोजते खोजते इसको भी मिल गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ने खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। तो अब ये देखो, इसको और गहन देखा, पूछा इनको, रे क्या है? नाभिक है? नहीं। प्रोटॉन है? बोलता नहीं। इलेक्ट्रॉन है? बोलता नहीं। तो क्या है ये? तो इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं, ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल बोले तो उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। अगर बताओ कि इन सब पर यदि रदरफोर्ड ने पूरा अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया होता, तो आज इन सारे साइंटिस्टों का नाम हम लोग नहीं पढ़ते और नए लोगों का नाम जानते। तो ये जो है रदरफोर्ड का बेवकूफ़ीपन की वजह से इन सारे 3 साइंटिस्टों का नाम आज हम लोगों ने, है ना, पढ़ लिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, है ना। तो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का डर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। केमिस्ट्री है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आप मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि आपको केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना। मैं अच्छी तरह से पढ़ाने का बिल्कुल सटीक भाषा में कोशिश करूँगा, ताकि आपको, है ना, आपको मंजिल तक सपना आपका जरूर पूरा हो, आपका मंजिल आपको जरूर प्राप्त हो, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं। अब इसे देखते हैं याद कैसे करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन याद तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ईट पर नाच। ईट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और टो का मतलब होता थॉमसन, मतलब जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया। पो से होता प्रोटॉन, और रो से रदरफोर्ड। चलिए लिखते हैं रदरफोर्ड। ना से हुआ न्यूट्रॉन, और चो से हो क्या होगा? चैडविक। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। मतलब प्रोटॉन का खोज तो उसने किया था ना, जे थॉमसन ने, सॉरी क्या बोलते इसको, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। लेकिन खोज उसने किया था, और नामकरण जो होता है ये रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। अब सवाल ये पूछता है इसे, इनमें से भारी कौन सा होता है और हल्का कौन होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये देखिए, यहां पे लिखते हैं खोज, उसके बाद चार्ज मतलब आवेश, और इसको लेते मास,
ठीक है ना। आप जानते इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने क्या था। अब आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव माने प्लस आवेश, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल मतलब कोई आवेश नहीं। अब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटॉन का मास 1.6725 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। अब न्यूट्रॉन का मास 1.6648 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg होता है। तो इससे कुछ पता चल रहा है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये देखो सबसे अधिक पावर इस पर है ना, संख्या पर भी है, तो ये क्या हो गया, तो सबसे इन तीनों की अपेक्षा सबसे हल्का हो गया। आप इसमें से देखिए सबसे छोटा ये लग रहा है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा भारी क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। चलिए आप फिर इसका नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। फिर अब इन सब का भेदन क्षमता समझते हैं। भेदन क्षमता सबसे अधिक इन तीनों में भेद करने की क्षमता किसका होता है, तो सबसे अधिक भेदन करने का क्षमता जो होता है वो होता है क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का छेद करने भेद मतलब किसी चीज को छेद करने भेद करने की क्षमता ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ से भी दोस्तों बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि परमाणु का भार क्या होता है और परमाणु का संख्या क्या होता है। एटॉमिक वेट आप या एटॉमिक मास बोल सकते हैं उसको, एटॉमिक नंबर बोलिए या परमाणु संख्या बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समझेगा आप परमाणु भार, एटॉमिक वेट क्या होता है। देखो मतलब परमाणु भार जो होता है ना, किसी भी, है ना, परमाणु भार होता है न्यूक्लियन के बराबर होता है। अर्थात आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु भार को जो है ना ए से सूचित किया, किससे, हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एप्पल, कुछ भी आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग किसे सूचित करेंगे, ए से। इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर P और प्लस का क्या हो गया जी, N हो गया, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में यदि आप प्रोटॉन का मान निकालना है, इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु भार माइनस क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाता है। आप न्यूट्रॉन का मान निकालना चाहेंगे तो मतलब परमाणु भार माइनस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं, आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जैसे सोडियम लेते हैं, Na नहीं सोडियम लेते हैं, तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11, और परमाणु भार जो होता है लगभग 23 होता है। 23 से कुछ ज़्यादा ही होता है, लगभग 23 मानते हैं उसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला परमाणु भार जो हुआ, इसका मतलब ये P और N के बराबर होगा, तब ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इससे बहुत सारा सवाल बनाएंगे। तो इससे पहले सवाल बनाने से पहले हम लोग परमाणु संख्या भी समझ जाएंगे, एटॉमिक नंबर। तो ये एक परमाणु भार था। यहाँ से बहुत बार आपका परीक्षा में सवाल पूछता है ना, हम लोग बहुत सारे परीक्षा में देखते हैं सवाल कि इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और आगे भी जाता रहेगा पूछा। अब देखते हैं यहाँ पर परमाणु
संख्या मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब परमाणु संख्या होता है ना, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, फिर से देखिए, परमाणु संख्या होगा किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो दो परिभाषा हो गया, एक प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा और एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, तो इनमें से कोई एक ही हो सकता है। तो अब साइंटिस्ट लोग परमाणु संख्या जो सबसे सटीक जो क्रम दिया है वो दिया है मोसले। किसने? मोसले ने। इसे आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, लेकिन आवर्त सारणी जो बनाया था वो मेंडलीफ ने बनाया था। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, ठीक। तो मोसले ने सबसे सटीक व्याख्या दिया कि ये देखिए, ये किसी तत्व का परमाणु का नाभिक है। ध्यान दीजिएगा सर। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि चारों ओर दौड़ता है, घूमता है, बेवकूफों की जैसा इधर उधर घूमने का काम करता है। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है और नाभिक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक के केंद्र में स्थिर रहता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अच्छा समझ में आएगा। तो अब इन्होंने मोस्टली ने कहा कि देखो, इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर घूमता है, अब ये बाहर से किसी को उठा के पकड़ के यहाँ लेकर जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, जब किसी को पकड़ के लेकर आएगा तो इसका मतलब ये बाहर जाएगा। तब अगर यहाँ से बाहर से जाएगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तब तो इससे इन्होंने ये कहा कि, किसने? मोस्टली ने कहा कि प्रोटॉन जो होता है ये बेचारा चुपचाप मार के शांत से क्या होता है, नाभिक में बैठा हुआ रहता है। समझ में आया ना? नाभिक में क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। तो इसीलिए तो सबसे सटीक जो मान्यता हुआ, सारा साइंटिस्ट लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद मोसले साहब का, है ना, बातों पर तर्क वितर्क निकाल के उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही बोल रहा है। तब इन्होंने परमाणु संख्या का व्याख्या कर दिया कि परमाणु संख्या जो होगा वो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो परमाणु संख्या क्या होगा, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, बोलो, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस परमाणु संख्या को हम लोग ना जेड से निरूपित करें। किससे? जेड से। तो जेड बराबर क्या हो गया, पी हो गया। अब ये पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए, ये तो इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या किसी तत्व का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो सकता है, हाँ या ना? तो क्या होगा, ना होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छा ही लग रहा होगा, है ना, मजा आ रहा बहुत ना। चलिए इससे एक दो सवाल बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर देखते हैं। देखो आप, इससे एक हम लोग सवाल समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम का होता है परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान परमाणु जो भार होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होता है, 40 होता है। आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार होता है P और प्लस N के बराबर होता है। और ये जो होता है ना, ये या तो P या तो E हो सकता है। समझे ना? तो यहाँ पे अगर ये बोला जाए केमिस्ट से, मतलब कैल्शियम का परमाणु संख्या 40 है, तो इसका P कितना होगा, समझ में आया ना? उसके बाद N कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, उसके बाद E कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर, तो ये कितना है, परमाणु कितना है, 20 हो गया। तो हम समझ गए कि न्यूट्रॉन संख्या जो होता है जिसमें क्या है, N बराबर क्या हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे N बराबर 40 माइनस से क्या हो गया, P का मान कितना, 20, तो 20 तो कितना हो गया, 20, तो N का मान क्या हो गया, 20, और प्रोटॉन का मान कितना है, 20, तो यहाँ 20 लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो सकता है, जो प्रोटॉन का मान होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मान होगा। समझ गए ना? तो हम लोग जो होता है इससे किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु क्या बोलते हैं, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी चीज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। समझे ना? अर्थात इसे हम लोग बहुत ही आसान से और तरह से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए ये सोडियम मान लेते हैं, सोडियम Na, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया ऊपर
और ये क्या हुआ नीचे, ठीक। तो न्यूट्रॉन बराबर, मतलब लिखा अर्थ है ऊपर और माइनस क्या बोलो तो नीचे। तो ऊपर वाला क्या होगा 23 होगा और नीचे वाला कितना होगा 11 होगा। तो आप न्यूट्रॉन मान निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना होगा 23, सॉरी मतलब 23 और माइनस क्या है 11, तो कितना निकला यहाँ पर 2, कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ निकाल सकते हैं कि सोडियम का जो होता है न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। तो इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तब इसमें से 12 घटा दो 11 बचेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना निकलेगा 11 निकलेगा तब। और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना निकलेगा, जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ये क्या हो जाएगा कितना है 12 11 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, परमाणु भार, उसके बाद इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, किसी भी चीज़ को हम इस फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता, अच्छा क्या बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।